सो मड थेरेपी इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, या फिर अब्जॉर्प्शन ऑफ एनी टॉक्सिन। ठीक है। सो लास्ट पॉइंट आप आर्म फुट बाथ के नीचे देखना कि मड थेरेपी इज नोन टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड ब्रिंग इन चेंजेस इन कार्डियक ऑटोनॉमिक वेरिएबल्स। ठीक है। जब हम डायबिटीज मेलाइटिस पढ़ रहे थे, तो उसमें जो रोल प्ले था मड थेरेपी का, वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि मड थेरेपी बेसिकली करता क्या है फिजियोलॉजिकल लेवल पे। कार्डियक डिजीज की बात करें तो हम डायरेक्टली हार्ट पर उसको, ऐसा नहीं कि हम हार्ट पे लगा रहे हैं तो सारे जितने भी प्रॉब्लम्स है वो आपकी इरेडिकेट हो जा रहे हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये जानना है कि मड थेरेपी का एप्लीकेशन कैसे होगा। तो कल जब मैं हाइड्रोथेरेपी बता रही थी तो मैंने बताया था कि पेशेंट को अगर बीपी बहुत ही शूट कर गई है, रिलीफ देना है, तो हम उसको आर्म फुट बाथ देते हैं और हम फुल बॉडी मड बाथ देते हैं। फुल बॉडी मड बाथ इसलिए देते हैं क्योंकि उसका एक कूलिंग इफेक्ट होता है और साथ ही साथ उसका अब्जॉर्बिंग इफेक्ट होता है। जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उसको अब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम आर्थरोस्क्लेरोसिस की बात करें, तो उसमें क्या हो रहा है कि हमारे जितने भी वेसल्स हैं, ठीक है, आर्टरीज है, उसमें लिपिड या प्लाक का एक्युमुलेशन एंड फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये मड थेरेपी क्या करेगा? मड थेरेपी उन प्लाक फॉर्मेशन को डिसॉल्व करने का काम करेगा। ठीक है। धीरे धीरे वो उनको अब्जॉर्ब करेगा जब हम फुल बॉडी मड देते हैं। लोकल एप्लीकेशन की बात करें तो लोकल एप्लीकेशन में हम एब्डोमेन पे मड एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या दिया है हाइड्रोथेरेपी के, कि सोना बाथ जो है followed by rapid cold bath has been reported to result in acute myocardial infarction in an individual case study। ऐसा देखा गया है कि सोना बाथ और उसके बाद अगर कोई बहुत ही कोल्ड शावर ले ले रहा है, कार्डिक पेशेंट है, तो उसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक आ चुका है, ऐसा भी स्टडीज में पाया गया है। इसलिए कोल्ड बाथ आफ्टर सोना बाथ को अवॉइड करना चाहिए बूढ़े लोगों में, जो बड़े लोग होते हैं। और ये चीज मैंने कल भी बताया था कि पेशेंट अगर एल्डरली है और कार्डिक पेशेंट में ये चीजों का ध्यान खासकर रखना पड़ता है, स्टीम बाथ, सोना बाथ। ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि उनको उस वाटर वेपर से क्या होता है ना, सफोकेशन फील होता है, क्योंकि वो पैक चेम्बर होता है, चाहे वो आपका वेट वाटर वाला हो या फिर आपका हॉट एयर हो, सोना बाथ हो। उसमें क्या होता है ना कि उन घबराने लगते हैं, स्पेशली जो एल्डरली पीपल होते हैं। इसीलिए आपको खासा ध्यान रखना है। और अगर मान लो दे भी रहे हो तो उसको इनिशियल टाइम उसका सबसे मिनिमम होगा 2 से 3 मिनट का, वो भी हाइड्रेट करने के बाद दोगे। बट अगर कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है पेशेंट को, तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, वार्म वाटर फुल बॉडी इमर्शन बाथ दे सकते हैं, या फिर हम आर्म फुट बाथ दे सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज हम क्या देख सकते हैं, स्पाइनल स्प्रे देख सकते हैं, या फिर आइसिंग देख सकते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें हम दे सकते हैं। उसके अलावा ये चीज का भी ध्यान रखना है कि अगर सोना बाथ दे भी रहे हैं तो तुरंत उसकी इमीडिएटली बाद हम कोल्ड शावर नहीं देंगे, कोल्ड बाथ हम नहीं देंगे। ओके। एल्डरली पीपल को। और जो को आपका हॉट वाटर बाथ होता है, अगर उसको हम 40 डिग्री सेल्सियस पे दे रहे हैं फॉर मोर देन 4 मिनट्स, देन उससे सिनकोप हो सकता है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है। तो हॉट इमर्शन बाथ को अवॉइड करना है एल्डरली पेशेंट्स में। तो आप ये चीज मेक श्योर कर लेना, मान लो अगर कोई यंग है तो उसको हम प्रेस्क्राइब कर सकते हैं सोना या फिर स्टीम बाथ। बट अगर कोई बूढ़ा पेशेंट है तो उसमें हम ध्यान देंगे। ठीक है। तो उसमें हम उसकी जगह उसका ऑल्टरनेटिव जो है वो दे देंगे, हम आर्म फुट बाथ दे सकते हैं या फिर हम इमर्शन बाथ दे सकते हैं। ओके। ये फिर सन बाथिंग। सन बाथिंग, वी ऑल नो कि जो हमारे कार्डियोवास्कुलर डिजीज है उसमें अगर हम सन एक्सपोजर करते हैं तो उससे डिक्रीज इन मोर्टालिटी एंड मोर्बिडिटी होता है। ठीक है। विटामिन डी जो होता है वो एक प्रोटेक्टिव विटामिन है। ठीक है। और सनलाइट एक्सपोजर से क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में इंप्रूवमेंट मिलता है। बट ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए, बट फॉर ओवरऑल वेलबींग इट इज रिस्पॉन्सिबल एंड अच्छा होता है। जो नाइट्रस ऑक्साइड इन अल्ट्रावायलेट रेज जो प्रेजेंट होते हैं सनलाइट में डायरेक्टली, वो डायलेट करते आर्टीरियल वैस्कुलेचर को। ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज में इसको प्रोटेक्टिव माना गया है। साथ ही साथ जो सनलाइट होता है वो सर्काडियन रिदम को बैलेंस करता है। और हम जब शुरू में पढ़ रहे थे कि व्हाट आर द फैक्टर्स जिसके कारण हमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज होता है, तो उसमें डिस्रप्शन ऑफ
सर्काडियन रिदम था, हमारा जो स्लीप और वेक साइकिल होता है, जिसके लिए जो हार्मोन हमारा मेलाटोनिन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सनलाइट क्या करता है ना, उस सर्काडियन रिदम को भी बैलेंस करने का काम करता है। मतलब आप ये देखो, ये डायरेक्टली नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हम ये किसी को एडवाइस कर रहे हैं या फिर वो रेगुलरली क्या सन बाथिंग ले रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, उसको एक प्रोटेक्शन मिल रहा है और वो ओवरऑल वेलबींग के लिए अच्छा है। ओके। दूसरी चीज क्या होता है कि सनबाथ जो है, ये भी आपको देखना है कि अगर बहुत ही एल्डरली पेशेंट है, ठीक है, और गर्मी का टाइम है, तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि दे फील एंशियस और इरिटेटेड। तो आपको बीच बीच में पूछना है कि आपको घबराहट तो नहीं हो रही है या फिर आप डिहाइड्रेटेड तो नहीं फील कर रहे हो। तो ये चीजें मेक श्योर करनी पड़ती है, क्योंकि होता क्या है ना कि एडल्ट्स दे आर सेंसिबल इनफ, मगर कोई एल्डरली पेशेंट होता है और एल्डरली पेशेंट में ज्यादा कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स देखे गए हैं। वो क्या होता है ना, दे आर वेरी फिकल माइंडेड और वो बहुत एंशियस रहते हैं। उनको बहुत लंबा प्रोसीजर अगर आप बोलोगे कि नहीं इतने देर का ही है, तो वो घबरा जाते हैं, और ऐसा होता भी है। तो आपको मेक श्योर करना, बीच बीच में पूछते रहना भी कि यू आर ओके और नॉट। और अगर डायरेक्ट सन एक्सपोजर नहीं ले रहे हैं, तो उससे बेस्ट है कि जो बनाना लीव, प्लांटेन लीव जो होता है, उसका जो सन बेदिंग होता है वो हम उनको एडवाइस कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो गुड। ठीक। फिर एक्यूपंक्चर पॉइंट्स की बात करें तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के प्रॉपर मैकेनिज्म के लिए एक्यूपंक्चर इज ऑल्सो थेरापेटिक। ठीक। होता क्या है कि एक्यूपंक्चर क्या करता है ना, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। उसके कारण क्या होता है, जो हमारे एफ्रेंट नर्व होते हैं वो इंड्यूस होते हैं, उसके कारण क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रिकल और बायोकेमिकल डिस्चार्ज है वो होते हैं। तो वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के कारण क्या होता है, जो उनके रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं वहां का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और ऑब्स्ट्रक्शन अगर किसी भी टाइप का रहता है तो वो क्या होता है, क्लियर होता है, ठीक है। कॉमनली हम किस केसेस में ये दे सकते हैं, और ये देखो होलिस्टिकली देते हैं, ठीक है। ये जो एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट है, ये होलिस्टिकल मतलब कि सारी ट्रीटमेंट के साथ दे रहे हैं। इसको सोली केवल हम एडवाइस नहीं कर रहे कि केवल एक्यूपंक्चर करा लो तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज में आपको उसमें आराम मिल जाएगा, ठीक। तो कॉमनली हम इश्केमिक हार्ट डिजीज हो गया, कोरोनरी इनसफिशिएंसी हो गई, एरिथमिया हो गया, ठीक है, पैरोक्सिमल टैकिकार्डिया हो गया, कार्डियक न्यूरोसिस हो गया, इन सारी चीजों में हम दे सकते हैं। उसके अलावा हाइपरटेंशन में दे सकते हैं। हाइपरटेंशन में मान लो अगर पेशेंट को स्ट्रेस इंड्यूस्ड है, तो उसके लिए जो आपके ब्रेन के पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, आप उन पे दोगे तो उनको ना रिलैक्सेशन मिलता है। अगर बहुत ज्यादा हेडेक है पेशेंट को, घबराहट हो रहा है या फिर डाइजेस्टिव इश्यूज है ना, तो आप वो सारे पॉइंट्स दे सकते हो उन चीजों में भी। तो इसमें इंडिकेशन दिया हुआ है और पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो इंडिकेशन में आपका लाइक चीफ पॉइंट्स है, ठीक है, जिसमें आपका रेनल एंड हार्ट के पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक। फिर हेगो पॉइंट है, यूरिनरी ब्लैडर और स्टमक के पॉइंट्स दिए हैं। शॉक और कोलैप्स में क्या दे सकते हैं, पैल्पिटेशन मतलब पेशेंट बहुत घबरा रहा है या फिर उसके इरेगुलर हार्ट बीट है, अरिथमिया है, ठीक है, तो उसमें क्या पॉइंट्स दे सकते हैं। नोजिया, वॉमिटिंग, हिकअप्स। तो इन केस ऑफ अंजाइना, पेशेंट को नोजिया या वॉमिटिंग भी फील होती है अपार्ट फ्रॉम चेस्ट पेन एंड रेस्टलेसनेस, ठीक है। तो उसके लिए आपका जो स्टमक और पैंक्रियाज का पॉइंट है या रेनल पॉइंट है, आप ये देख सकते हो। तो ये चीजें जो हैं, आप प्रैक्टिस करो। नीडल्स वगैरह, नीडलिंग आती है कि नहीं आप लोगों को, प्रैक्टिस किया है कभी नीडलिंग? मैं तो किया मैम, क्योंकि मैं दूसरा कोर्स कर रहा हूँ आपको प्रेशर का, इसे आपको प्रेशर आपको पंक्चर का, इसलिए मैं ही तो किया। लेकिन अच्छा अच्छा। आई डोंट थिंक अदर्स हैव डन इट। ओके, पारस और पद्मा, आप लोगों ने किया है बातुका एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस? नो मैम, नीडलिंग नहीं की है। अच्छा, नो नो नीडलिंग नो। नहीं की। नो मैम। चलो ठीक है, मैं इसका ना नहीं। थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ एक्यूपंक्चर क्या करता है। तो बेसिकली ना देखो, हमारा बॉडी जो है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन जो है, वो ना की एनर्जी पे काम करता है। की मतलब प्राण शक्ति है योगिक टर्म में, और वाइटैलिटी है नेचुरोपैथी के टर्म में, ठीक। और यिन और यांग इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, फीमेल एनर्जी है, मेल एनर्जी, ठीक। इसमें से दोनों में से कोई भी एनर्जी का इम्बैलेंस होता है तो क्या होता है, स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड होता है। और स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पे आपका धीरे धीरे विद टाइम
टॉक्सिन्स क्या हो रहे हैं, क्रिएट होने के बाद एक्युमुलेट हो रहे हैं, और वो फिर क्या कर रहा है, आपका डिजीज को कॉज कर रहा है। ठीक है। तो एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर क्या करता है, उस स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड को हटाता है, जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रिमूव करने का काम करता है। बेसिकली ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स डिस्चार्ज होते हैं, जिसके कारण क्या होता है ना, वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करते हैं, आपके लिम्फ सिस्टम पे अफेक्ट करते हैं, और आपके सर्कुलेटरी सिस्टम पे अफेक्ट करते हैं। ठीक। उससे क्या होता है कि आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बढ़ता है। ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है तो सबसे अच्छा इसका रिजल्ट पेन के केस में दिखता है। अगर पेशेंट आर्थराइटिक है, ऑस्टोआर्थराइटिस हो गया, या फिर कॉमन पेन है आर्म्स में या फिर आपके लेग्स में, एनीवेयर बैक एक है या सर्वाइकल पेन है, तो ये अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर एनाल्जेसिक होता है। ठीक है। एंड इसके ये फीचर्स होते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है ना, जो इसके सिस्टम सिम्टम्स होते हैं डिजीज के, जैसे कि आपका ये इंडिकेशन में दिया है कि नौशिया, इंसोम्निया, इस पे काम करता है। ऐसा नहीं है कि ये आपके डिजीजेस पे काम करेगा डायरेक्टली, इस चीज को समझो। ठीक है। एक्यूपंक्चर होलिस्टिकली नेचुरोपैथी में यूज होता है। नो डाउट ये बहुत अच्छा होता है इन केस ऑफ पेन, या फिर वाइटैलिटी को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि जो हमारे ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं ना, ये इसको क्लियर करता है। फिर आप इसको इन द फॉर्म ऑफ निडल यूज करो, मॉक्सिबसिन के फॉर्म में यूज करो। मॉक्सिबसिन में क्या होता है कि एक स्टिक होती है। ठीक है। जैसे आपकी वो होती है ना इंसेंस पूजा करने के लिए अगरबत्ती यूज करते हो, बट वो थोड़ा मोटा, एंड उसमें क्या होते हैं ना कि हर्ब्स होते हैं। उन हर्ब्स को हम क्या करते हैं, जलाते हैं। ठीक। तो जलाने के बाद जो आपका फॉग निकलता है, स्मोक निकलता है, उसी को हम अफेक्टेड एरिया पे हल्का हल्का लेके जाते हैं। उसको टच नहीं कराते हैं, वो जो धुआं है उसको बस लेके जाते हैं। तो वो क्या करता है ना, अब्जॉर्ब करता है हमारा स्किन, क्योंकि हमारा स्किन पोरस होता है। तो अब्जॉर्ब करता है, तो उससे क्या होता है ना, धीरे धीरे अगर वहां पे पेन या दिक्कत है ना, वो ठीक होती है। ठीक। ये हो गया दूसरा आपका मॉक्सिबेशन तरीका। तीसरा आपका ऑरिकुलर पॉइंट्स, मतलब जो आपके कान के पॉइंट्स होते हैं, उनमें अगर आप मसाज दे रहे हो, नीडलिंग कर रहे हो, ठीक है, वो आपका आराम देता है। फिर आपका रिफ्लेक्सोलॉजी होता है। रिफ्लेक्सोलॉजी में क्या होता है, आपके पैरों के जो सोल्स होते हैं, या फिर आपके जो हाथ के पाम्स होते हैं, इनमें हमारे ऑर्गन्स बने होते हैं। इनमें हम अगर प्रेशर देते हैं या फिर मसाज करते हैं, तो उसका डायरेक्ट एसोसिएटेड ऑर्गन से क्या होता है, कनेक्शन होता है, तो वो स्टिमुलेट करने का काम करता है। ठीक। और लास्टली आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। ठीक। तो ये सारे पार्ट ऑफ आपके ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में ही आते हैं। अलग अलग आपके वो है मोडालिटीज, आप कोई भी यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर बात करें सर के ही पॉइंट की, मान लो किसी को बहुत सर दर्द हो रहा है, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जो कि कॉन्शियस होते हैं नीडलिंग कराने के लिए हेड के। ठीक है। और दर्द नहीं होता, पेनलेस होता है, ये नॉन इन्वेजिव होता है, बट कुछ लोग कॉन्शियस होते हैं निडल देख के। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, आप एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दे सकते हो, या फिर आप रिफ्लेक्सोलॉजी की पॉइंट्स दे सकते हो। क्यों? क्योंकि ये भी हमारे ब्रेन से, हमारा जो सोल होता है, कनेक्टेड होता है ना। तो ऐसे ये चीजें काम करती हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की बात करें, तो इसमें जो इनके एसोसिएटेड डिजीज की जो सिम्टम्स होते हैं ना, ये इस पे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आपका डिस्निया हो गया, या फिर आपका रेस्टलेसनेस हो गया। इंसोम्निया में भी अच्छा काम करता है, देखो ब्रेडिकार्डिया हो गया। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये पॉइंट्स आप याद करोगे, उससे कुछ नहीं होगा। बेटर होता है एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल करना, है ना, क्योंकि एक्यूपंक्चर एक ऐसी चीज है जो कि आप बुक से पढ़ के नहीं कर सकते हो। वो नीडलिंग करोगे तभी वो बेटर समझ में आता है। उसमें भी क्या होता है कि एक चुन, दो चुन, तीन चुन होता है एक्यूपंक्चर में, है ना। उसके साथ स्लैंटेड पोजीशन होते हैं, या फिर आपके परपेंडिकुलर पोजीशन होते हैं कि नीडलिंग करनी कैसे है। मान लो अगर किसी को घुटने में दर्द है, तो आप उसको सीधा सीधा परपेंडिकुलर लगाओगे। अगर बैकएक का पेशेंट है, तब आप नीडलिंग थोड़ा स्लैंटेड करोगे, उसको थोड़ा सा टिल्ट करके करोगे। क्यों? क्योंकि वहां पर आप जो गैप है आपके स्पाइन में, उस गैप में कर रहे हो, है ना। तो उसका भी एंगल और तरीका होता है। तो ये जब आप प्रैक्टिकली करोगे ना, तब आप बेटर समझोगे। तो ऑटोमेटिकली आपको पॉइंट्स याद हो जाएंगे, आपने जहां 5 से 6 बार किया पेशेंट्स पे। ठीक है। तो इसको भी आप लोग एक ओवरव्यू ले लिया करो कि एक्यूपंक्चर क्या है, और इसके वीडियोस भी होंगे, वो आप लोग देख सकते हो। ओके। उसके बाद आता है मसाज थेरेपी। ठीक।
तो मसाज थेरेपी के बारे में जो स्टडीज हैं वो ये बोलती हैं कि इससे क्या होता है ना, जो कार्डियक सिम्टम है हमारे, जैसे कि पेन या एडिमा हो गया, स्वेलिंग हो गई, ये आपकी क्या होती है, रिड्यूस होती है, ठीक है। उसके साथ साथ ये जो हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो पेशेंट का इम्प्रोवाइज करता है। कैसे? अगर मान लो पेशेंट अगर कोई क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी का है, ठीक है, इससे क्या होगा, वो रिड्यूस होगा। वैरिकोज वेन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा ना, वैरिकोज वेन। यस मैम। यस मैम। हम्म। ओके, वेरिकोज वेन में क्या होता है? ट्राई करो, ट्राई करो। वेन्स वेन आपके जो एनलार्ज हो जाते हैं। ब्लड ब्लड जो है। ऊपर में बैक, लेग के बैक में। नहीं जो मामा ने हमारा जो पीछे से जो नस आती है, वेरिकोन वेन्स की जो नस होती है, मैं ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता हम्म है तो वो ब्लीव हो हम्म जाती है मैम। तो वेरिकोस ठीक है। वेन्स मैम का नस में वीकनेस, नस हाँ जो ये होता भी है होता नस है। में वीकनेस होता है, कमजोर नस होता है जिससे ब्लड सब क्या बोलते हैं आपको, हीमोग्लोबिन का सप्लाई ढंग से नहीं हो पाता है, नस की कमजोरी होती है। ये क्या होता है ना, बेसिकली एनलार्ज क्यों होता है पहले ये समझते हैं, ये सब आप लोग उसके ब्लड एसोसिएटेड फीचर्स बता रहे हो, ठीक है। नहीं, ब्लड जब जो आप नीचे से हम्म ऊपर हार्ट जाता है, वो उस अपना हाँ वॉल जो है, वॉल बराबर काम नहीं करती है। इसीलिए हाँ ब्लड बराबर हार्ट तक पहुंच नहीं पाती है लोअर लिम्ब से। तो राइट, करेक्ट। ये है उसका कारण वही है। हम्म। ये इसी कारण होता है, इनसफिशिएंसी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन के कारण क्या हो रहा है ना, आपके जो वो वेन्स हैं जो आपके काफ एरिया में पाए जा रहे हैं, उस पे दबाव पड़ता है। दबाव पड़ता है तो किसी भी चीज पे दबाव पड़ेगा तो आपको भी पता है वो क्या करेगा, उसको कॉम्पनसेट करने का काम करेगा। अब कॉम्पनसेट कैसे करेगा? बड़े हो जाएंगे, ताकि बड़े होंगे तो वो खून जो है वो थोड़ा बेटर वे में सर्कुलेट हो सके, ये इसका कारण होता है। बेसिकली देखा गया है कि अगर बहुत वीक पेशेंट है ना, तो उसमें आपने देखा होगा बहुत प्रोमिनेंटली कार्डियक डिसऑर्डर है, उसमें भी एक प्रॉपरली देख, क्यों? क्योंकि बेटर आ रहा है, ठीक है। तो एलोपैथी में बेसिकली इसको रिमूव करने को कहते हैं। आयुर्वेदिक आयुर्वेदा का बात करें तो आयुर्वेदा में क्या कहते हैं कि लीच थेरेपी, ठीक, लीच थेरेपी भी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रोवाइज करने का काम करता है। लीच थेरेपी हम इन द केस ऑफ स्किन डिसऑर्डर भी देते हैं, अगर किसी को बाल्डनेस या एलोपेशिया है उसमें भी देते हैं, और वैरिकोज वेन में भी देते हैं। लेकिन अगर बहुत सवेयर है ना, बहुत प्रोमिनेंट हो गए आपके जो वेन्स, तब उसका जो लास्ट ऑप्शन होता है दैट सर्जिकल। अगर इनिशियल लेवल पे है तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए एक्यूपंक्चरिंग भी दे सकते हो, लेकिन एक्यूपंक्चर आप वेन्स पे नहीं दोगे, मेक श्योर आप उसके आसपास के जो क्लियर एरियाज है वहां पे दोगे, ताकि ब्लड फ्लो बेटर हो सके। उसके साथ जितने आपके लोअर लिम्ब के एक्सरसाइजेस होते हैं, योगासनास होते हैं, हम वो एडवाइस करते हैं पेशेंट को, ठीक। क्यों एडवाइस करते हैं? ताकि जो ब्लड का आपका फ्लो है वो प्रॉपर हो सके, ठीक है। ये चीज हम एडवाइस करते हैं। हम मसाज थेरेपी देंगे, बट बहुत ज्यादा फ्रिक्शन नहीं होगा, तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो मसाज थेरेपी की बात हम कर रहे थे, तो मसाज थेरेपी जो है वो आपके ब्लड प्रेशर में भी बहुत अच्छा होता है, अगर किसी को एसेंशियल हाइपरटेंशन है, ठीक है। एसेंशियल और सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है ना, तो एसेंशियल हाइपरटेंशन किसी को, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करेगा। उसके साथ साथ पेशेंट को क्या होगा, कंप्लीट माइंड एंड बॉडी रिलैक्सेशन मिलेगा मसाज थेरेपी से। और मान लो अगर कार्डियक डिसऑर्डर का पेशेंट है, उसकी कोमॉर्बिडिटी मतलब उसके साथ साथ उसको ओबेसिटी है, तब हम उसके लिए उद्वर्तन मसाज दे सकते हैं, ठीक है। जो स्विदिश मसाज होता है, अगर वो हम हफ्ते में एक बार भी देते हैं 1 घंटे के लिए, तो उससे देखा गया है कि बीपी जो है वो रिड्यूस होती है, ओके। उसके अलावा हार्ट रेट अगर ज्यादा है तो वो रिड्यूस होती है। vascular endothelial adhesion molecules one in hypertensive human and can be advocated in coronary cardiovascular disorders, okay। मसाज से रिड्यूस और एंजाइटी जाती है, ये मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बहुत बार बताया है, ठीक है। उसके अलावा क्या करता है, मूड आपका जो है वो ठीक करता है। क्योंकि जो ये पेशेंट होते हैं ना हार्ट वाले, ये बहुत ही चिड़चिड़े होते हैं, इनका जो नेचर होता है ना, बहुत जल्दी ये इरिटेट हो जाते हैं, बहुत एंग्शियस रहते हैं और स्ट्रेस में रहते हैं। तो मसाज क्या करता है ना, स्पेशली ये जो आपका डीप टिश्यू मसाज हो गया, स्विडिश मसाज हो गया विथ
हेड मसाज, ये ना थोड़ा काम करने का काम करता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, क्योंकि काम करता है, ठीक। और कॉन्ट्राइंडिकेशन में देखा गया है कि मैनिपुलेशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज, ठीक है, जो आपकी वीनस थ्रोम्बोसिस होती है उसमें, वीनस थ्रोम्बोसिस मतलब कि जब वो आपका ब्लड क्लॉट बन जाता है, उस केस में देखा गया है कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। क्योंकि वो क्या करता है, डिसलॉज करता है। समझो ऐसे कि मान लो एक जगह क्लॉट है, मसाज कर रहे हैं, तो जब ब्लड सर्कुलेशन क्या हो रहा है, इम्प्रोवाइज हो रहा है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, राइट। तो उसमें क्या दिया है कि अफेक्टेड अगर डीवीटी है, आपका वीनस थ्रोम्बोसिस है, तो वो डिसलॉज करेगा ब्लड क्लॉट, और वो क्या करेगा फिर, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। So in the case of thrombosis, clotting, this is contraindicated. Other than that, आपका अगर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, जस्ट लाइक हाइपरटेंशन आपका हो गया है ना, या फिर अदर कार्डियक सिम्टम्स हो गए, तो उसके लिए अच्छा रहता है मसाज थेरेपी। तो हर में नहीं देंगे, ये भी याद रखना। जिस तरह जो हमारा फिजियोथेरेपी होता है, उसमें भी देखो जो वीनस थ्रोम्बोसिस होता है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। और सेम वे एक्यूपंक्चर भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, क्योंकि प्रिंसिपल पे जाया करो हमेशा। एक्यूपंक्चर भी क्या करता है, एक्यूपंक्चर भी ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है, इसीलिए हम मेंसेस के टाइम भी कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। तो सेम वे अगर थ्रोम्बोसिस है, क्लॉटिंग है, तो उसमें भी हम कॉन्ट्राइंडिकेट करेंगे। तो प्रिंसिपल पे हर ट्रीटमेंट के आप जाओगे, उस हिसाब से डिजीज का ट्रीटमेंट प्लान करोगे, ठीक। हर्बोलॉजी की बात करें तो बहुत सारे हर्ब जो हैं, उनमें क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स काफी पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, आपके लिपोप्रोटीन ऑक्सीडेशन को क्या करते हैं, रिड्यूस करने का काम करते हैं। कुछ फाइटोस्टेरॉल्स होते हैं जो कि प्लांट में पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्प्शन को, ठीक है। तो कल कुछ हर्ब्स के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें आप में से किसी ने बोला था ना कि अर्जुन की छाल दे सकते हैं। तो अर्जुन का छाल बहुत अच्छा होता है। अब मैं आप लोग को एक कॉक्शन बताती हूँ, जो अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आप उसको दे सकते हो। उस कॉक्शन में 300 ml ऑफ वाटर आप लोगे, उसमें आप अर्जुन की छाल को 2 ग्राम डालोगे, उसके अलावा तुलसी 2 ग्राम, मुलेठी 2 ग्राम, कटेली 2 ग्राम, और कुटकी के रूट्स जो होते हैं वो 2 ग्राम। ये सारे क्या होते हैं ना, कार्डियक हेल्थ के लिए होते हैं, ये सारे हर्ब्स जो होते हैं। तो ये जो आपका है, बॉईल करने के बाद जो आपका कॉक्शन बचेगा, वो आप पेशेंट को मैम पूरे और दिन एक में बार एक रिपीट बार करेंगे दोगे। प्लीज। ओके। अर्जुन का छाल 2 ग्राम, तुलसी 2 ग्राम, मुलेठी 2 ग्राम, देन आपका कटेली, KTELI, कटेली 2 ग्राम, एंड आपके कुटकी के रूट्स, कुटकी 2 ग्राम, इन 300 ml ऑफ वाटर, ठीक है। ये फॉर बीपी, कोई हाइपरटेंसिव है तो उसके लिए ये हम प्रेस्क्राइब करेंगे, ओके। थैंक यू मैम। ओके, ठीक है। इसके अलावा आप ना पेशेंट को, अगर मान लो बीपी का पेशेंट है, तो उसको आंवला दो। आंवला बहुत अच्छा होता है। उसको बोलो कि पूरे दिन में एक बार वो आंवला खाए। वो आंवला मुरब्बा के फॉर्म में भी खा सकता है, लेकिन अगर वो डायबिटिक भी है तो उसको फिर हम आंवला चटनी के फॉर्म में दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये भी क्या काम करता है, आपके बीपी में काम करता है, बिकॉज आंवला जो होता है रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन सी होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, रिड्यूस करता है ब्लड प्रेशर को, ओके। फिर योगा थेरेपी। तो देखो, योगा थेरेपी तो सबसे बेस्ट और कॉस्ट इफेक्टिव चीज होती है फॉर एनी डिजीज, ठीक है। तो योगा, ये आप भी जानते ही होंगे कि योगा पे बहुत सारे रिसर्चेस हैं। नेचुरोपैथी पे तो अभी भी रिसर्चेस चल रहे हैं, बट योगा एक ऐसी चीज है जो एज ओल्ड और एंशियंट है। वो फ्रॉम द टाइम ऑफ सिविलाइजेशन के पहले से चल रही है। इसका आपको जितने वेदास हैं उसमें भी आपको ये चीजें मिलेंगी योगा के बारे में। तो ये देखा गया है कि जो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं, डिजीजेस होते हैं, अगर ऐसे पेशेंट्स को योगा कराया जाए, या फिर कोई पेशेंट है जो, सॉरी, अगर एक पर्सन भी है वो योगा कर रहा है, तो क्या देखा गया है कि चांसेस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर उसमें रिड्यूस होते हैं। और अगर कोई कर रहा है जो पेशेंट है, तो उससे भी क्या होगा, वो रिड्यूस होगा, है ना। इसके अलावा रीवैस्कुलराइजेशन, एंजाइना के एपिसोड्स, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आपकी, LDL की,
ठीक है, ट्राइग्लिसराइड की, वेट, बीएमआई, या फिर इंक्रीज एचडीएल, ठीक है, या फिर आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन और क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो एलवीईएफ होता है, जो भी सिवियर स्टेज में चलते हैं जिनको पेसमेकर्स लग जाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी आप देखोगे जिनको स्टेंट पड़ते हैं तो उनमें उनका जो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है वो फ्लक्चुएटेड होता है। तो इस केसेस में भी योगा जो है ना बहुत असरदार होती है, ठीक है। और योगा पे तो स्टडीज हुई हैं, काफी सारी हुई हैं। तो अगर योगा में आप सारी चीजें अष्टांग योग फॉलो करते हो, जिसमें कि आपका आसन, मुद्रा, प्राणायाम, बांधा, सारी चीजें हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके जो कार्डियोवैस्कुलर इवेंट होते हैं वो रिड्यूस होते हैं। ऑलराइट। योगा बेसिकली किस पे काम करता है? हमारे हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस पे काम करता है। ओके। उसके अलावा हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे काम करता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो तो इस पे रोल प्ले करता है, ये साथ ही साथ हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इससे क्या होता है, स्टिमुलेट होता है। स्टिमुलेट होने से क्या होता है कि जितने भी रिस्क फैक्टर्स है वो हमारे क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं, और इसका एक पॉजिटिव आउटकम होता है, ठीक है। तो अब मुझे वन बाय वन आप लोग बताओगे कि कौन से योगा करा सकते हैं और रोल प्ले ऑफ योगा इन कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, ठीक है। ट्राई करो, एक एक पॉइंट ही बोलो बट ट्राई करो। मैम सिंपल स्ट्रेचेस पहले देंगे। बहुत गुड। ज्यादा हेवी एक्सरसाइजेस नहीं देंगे, भ्रामरी लेंगे और हम्म। अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, करेक्ट। भस्त्रिका कपालभाति नहीं देंगे। बहुत ही ठीक है। माइल्ड देना भी हो तो वेरी माइल्ड। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट। मैम प्राणायाम के अलावा योगासन में हम पहले देना चाहिए ताड़ासन। वो तो सबसे पहले से शुरू करना हम्म। है। ताड़ासन और हम्म। वृक्षासन ओके। और त्रिकोणासन। हम्म। इतना ठीक तो है। ये हाँ। और इसमें शवासन पद्मासन तो नहीं, तो वो तो करना ही कर है, वो तो मैंडेटरी है सबके लिए। हम्म। ठीक है, हाँ बिल्कुल ये करा सकते हैं हम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, और कोई अब बताओ। मैम मैम हम्म। मैम वो आगे झुकने वाले आसन नहीं करने चाहिए और योग निद्रा करना चाहिए। और ठीक है। हाँ आगे झुकने वाले क्यों नहीं करते हैं? वो अपना वो स्ट्रेन पड़ता है ना मैडम, वो अपना लोहे का हम्म। वो जो प्रवाह होता है ना, वो हम्म। आगे हृदय पे जाता है तो ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है। ठीक है। मैम और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि हाँ। एक में ये देखा था कि जो एग्जाम्पल, जो पुराने का जो टेलर्स लोग हैं, पहले टेलर हाँ। स्विंग मशीन, उनका पैर जो है मतलब काफ मसल का जो पहले कंटिन्यूअस हिलाने से हाँ। हाँ। ये इट इज मोर बेनिफिशियल। ये भी मैं देखा था। ये तो एडवाइस कर सकते हैं डेफिनेटली। हाँ, उसका रीजन यही है ना कि जो पेरीफेरी, जो आपका एरिया होता है, जो काफ मसल होता है, वो सेकंड हार्ट होता है। तो जब आप उसका यस मूवमेंट मैम। कर रहे हो तो मूवमेंट आपका नीचे से ऊपर जा रहा है। इसीलिए क्या होता है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छा रहता है, ठीक है। तो चांसेस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और डिसऑर्डर ऐसे लोगों में कम होते हैं। देखो, कोई भी स्ट्रेचेस करो, स्ट्रेच कर रहे हो उसका मतलब ये है कि आप पैर के मूवमेंट कर रहे हो, हाथ का मूवमेंट कर रहे हो, वेस्ट का मूवमेंट कर रहे हो। वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको क्या कर रहा है, हैप्पी हार्मोन्स आपके सिक्रीट हो रहे हैं, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम कर रहा है, उसके अलावा आपके ब्लड सर्कुलेशन पे भी काम कर रहा है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि एनी फॉर्म ऑफ एक्टिविटी करो। बट योगा की बात होती है तो योगा क्या करता है कि नॉर्मली वो आपके हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस पे काम करता है और आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे काम करता है। जिससे क्या होता है, केवल आपके फिजिकल बॉडी पे नहीं बट आपके मेंटल बॉडी पर भी उसका रोल प्ले होता है ना। इसीलिए इसको बोलते हैं माइंड बॉडी कनेक्शन। ऑल राइट। तो प्रोन, सुपाइन, स्टैंडिंग, सिटिंग, जितने भी आसनास है उसमें भी कस्टमाइज आसन्स होते हैं जो कि हम कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स के पेशेंट को एडवाइस करते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देखो, हमें
क्या चीजें प्लान आउट करनी है ये डिजीज डिजीज पे डिपेंड करता है। अब मान लो आर्थरोस्क्लेरोसिस का पेशेंट है, तो ऐसा नहीं है कि हम उनको फॉरवर्ड बेंडिंग आसनास नहीं बोल सकते, बोल सकते, लेकिन उसमें भी ये ध्यान रखना है कि कौन से बोल रहे हैं जिसमें स्ट्रेच नहीं पड़ रहा है ना। सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, लेकिन सूर्य नमस्कार में कितने राउंड करने हैं ये चीज मेक श्योर करना है, और कितना बेंड हो रहा है वो मेक श्योर करना है। तो ऑलवेज स्टार्ट विथ लूजनिंग एक्सरसाइजेस, है ना, ताकि मसल स्पैज्म के चांसेस आपके कम हो सके। तो लूजनिंग एक्सरसाइजेस के बाद आपके स्टैंडिंग आसनास जाते हैं। तो हाँ, हम त्रिकोण आसन, ताड़ आसन, वृक्ष आसन करा सकते हैं। सिटिंग की बात करें तो वज्रासन हो गया आपका, ठीक है, गोमुख आसन हो गया आपका, ठीक है, बटरफ्लाई पोजेस हो गए, ये करा सकते हैं, है ना, कैट काउ पोज करा सकते हैं हम, एक्सेट्रा। प्रोनो सुपाइन की बात करें तो आप उसमें देखोगे कि क्या क्या करा सकते हो। आप ब्रिज पोज करा सकते हो, ठीक, सर्पासन करा सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें स्ट्रेचिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान देनी है। उसके अलावा मेडिटेशन, मेडिटेशन और प्राणायाम पे जोर डालना है ऐसे पेशेंट्स में। मान लो ओबीज है तब तो आप उसको एक अलग से ही प्लान आउट करोगे, बट अगर मान लो हाइपरटेंशन का पेशेंट है, या फिर बाकी कोई सवेयर उसको कार्डियक प्रॉब्लम है, तो उसमें आप किस पे ज्यादा जोर डालोगे? लूजनिंग की और स्ट्रेचिंग के अलावा आप मेडिटेशन पे और प्राणायाम पे। योग निद्रा भी बहुत अच्छा होता है, वंस अ वीक हम योग निद्रा प्लान कर सकते हैं, है ना। और अकार ओकार चैंटिंग करा सकते हैं हम योग निद्रा के टाइम पर। उसके अलावा मेडिटेशन देखो सबको करना चाहिए। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर में क्या होता है कि स्टडीज में देखा गया है कि इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है हमारे ब्रेन पे। जिससे क्या होता है ना, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रोवाइज होता है। और प्राणायाम में आपका भ्रामरी बहुत अच्छा काम करता है, अनुलोम विलोम और ओमकार चैंटिंग हो गई आपकी, ये बहुत अच्छा काम करता है, उद्गित प्राणायाम अच्छा काम करता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम करा सकते हैं। फिर वंस अ वीक अगर हम षटकर्मा प्लान कर रहे हैं, तो षटकर्मा में हम क्या कर सकते हैं? षटकर्मा में हम ऐसे लोगों को त्राटका, ताकि कंसंट्रेशन फोकस और एक माइंड कामनेस हो, अगर ध्यान भटक रहा है तो वो उनका कम हो। और अगर मान लो वो इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन है, बहुत पेंटअप है इमोशंस उसके अंदर, तब क्या कर सकते हो आप? कुंजल क्रिया करा सकते हो। लेकिन अब देखो कुंजल क्रिया में अगर ये है तो हम नमक पानी वाला नहीं कराएंगे। ये चीजें मैंने आपको, जब मैं आप लोगों को बता रही थी षटकर्मास, तो मैंने बताया था, ठीक है। आप प्लेन वाटर करा सकते हो, आंवला वाटर करा सकते हो, त्रिफला पानी वाला करा सकते हो। तो ये चीजों को ध्यान देना कि एक्सेसिव सोडियम इंटेक भी ना हो और लो सोडियम इंटेक भी ना हो इन केस ऑफ कार्डियक पेशेंट। ओके, तो इन चीजों का ध्यान रखना। फिर कार्डियक रिहैबिलिटेशन की बात करें, तो कार्डियक रिहैबिलिटेशन का मेन जो एम होता है वो होता है कि आपकी फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करे, उसके साथ साथ स्ट्रेस को कम करे, और आपका जो डाइट है उसको क्या करे? इम्प्रोवाइज करे। तो वही आपका वॉकिंग, साइकिलिंग और जो मैट एक्सरसाइजेस होते हैं, ये यूजुअली कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में एडवाइस होते हैं, ठीक है। फिर डाइटरी मैनेजमेंट, तो डाइटरी मैनेजमेंट में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स लेने हैं वो कल हमने डिस्कस किया था, जो कि हम पेशेंट को अवेयर करते हैं, काउंसिल करते हैं, बताते हैं कि ये चीजें आपको चेंज करनी इन योर डाइट, ठीक है। स्मॉल चेंजेस के बाद फिर हम यूजुअली उनको फास्टिंग के लिए एडवाइस करते हैं, एक नहीं करते हैं। उसके साथ साथ इनकी बिहेवियरल काउंसलिंग होती है, क्योंकि मैंने बताया ना कि ऐसे लोग चिड़चिड़े होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, और फिर हो सकता है कि वो पेशेंट जो है वो अल्कोहलिक हो या स्मोकर हो। क्यों हो? क्योंकि बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर एंड स्ट्रेस वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो फॉर यूफोरिया वो क्या कर रहा है? अल्कोहल इनटेक कर रहा है, ठीक। जैसे कि कल भी जब हम डिस्कस कर रहे थे तो क्वेश्चन था आप लोगों का कि पेशेंट जो है जिसका कि जो ब्लड है, हीमोग्लोबिन ज्यादा है, बट वो अंडरवेट है ना, एंड उसको लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज वो अल्कोहलिक है, और उसको मल्टीपल रीजन के कारण क्या है कि उसका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो ज्यादा है, ये हो सकता है। जिसमें कि मैंने बताया था कि बोन मैरो में किसी भी टाइप का म्यूटेशन हो सकता है जिसके कारण आरबीसी जो है वो ओवर सिक्रीट हो रहा है, या फिर पॉलीसाइथीमिया हो गया उसके कारण, या फिर कोई एबनॉर्मेलिटी हमारे हार्ट में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ है, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, उसके कारण हो सकता है। तो देखो मल्टीपल फैक्टर्स भी होते हैं, चाहे वो फिर हार्ट डिसऑर्डर की हम बात क्यों ना करें।
तो उसमें भी हमें उन चीजों को टैकल करना है। हमें पता होना चाहिए कि अंडरलाइन इलनेस जो है वो किसके कारण है, तो हम उस पे काम करेंगे। सो काउंसलिंग क्यों कराते हैं? काउंसलिंग इसीलिए कराते हैं क्योंकि ऐसा देखा गया है कि ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं उनकी जो लाइफस्टाइल होती है वो फॉल्टी होती है, वेदर वो जंक ईटिंग के कारण हो या फिर स्मोकिंग या अल्कोहलिक हो, है ना। आपको भी पता है कि ये जो अभी का जो एरा है उसमें यूजुअली जो मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस है, पीपल आर मोर अल्कोहलिक और ड्रग लेना, ठीक है, मैरिजुआना और व्हाटसोएवर, या फिर वो स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सोशल उनका जो सर्कल है वो ऐसा डिमांड करता है। तो उसके लिए भी आपको अवेयरनेस क्रिएट करना और आपको बताना है कि अगर मान लो पेशेंट कर भी रहा है तो वो कितना फ्रिक्वेंट करे। हालांकि अल्कोहल पे रिजल्ट सॉरी सर्वेज हुए हैं और स्टडीज हुई हैं, और उसमें अच्छे से अच्छे आपके जितने भी साइंटिस्ट हैं या फिर डॉक्टर्स हैं वो यही कहते हैं कि अगर कोई भी पेशेंट या फिर पर्सन जो है वो दारू पी रहा है तो हेल्दी नहीं है। और उसका ऐसा नहीं है कि वो हफ्ते में एक बार पी रहा है या फिर हर हफ्ते में हर दिन पी रहा है, ठीक है, उसको नहीं पीना चाहिए बिकॉज इट्स नॉट हेल्दी। किडनी के केस में हम बात करें तो हम बियर प्रेस्क्राइब करते हैं अगर रीनल स्टोन है ना। क्यों? क्योंकि वो डायूरेटिक होता है। वाइन की बात करें तो फॉरेन कल्चर में या फिर वाइन जो होता है वो हेल्थ बेनिफिट्स भी होता है उसमें, बट इसका ये मतलब नहीं होता है कि कोई भी चीज हम एक्सेस में लें। बट अगर हम अल्कोहल की बात करें प्योरली एंड स्टोरली, तो अल्कोहलिक इज नॉट अ गुड ऑप्शन, और उसका फ्रिक्वेंट कंजप्शन भी अच्छी चीज नहीं होती है। तो जब हम बिहेवियरल काउंसलिंग की बात करें तो पेशेंट को आपको बताना है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में इसका रोल प्ले क्या होता है, इफ कोई अल्कोहलिक है या अल्कोहल कंजम्पशन लॉन्ग टाइम के लिए कर रहा है तो, ठीक। फिर फॉलो अप मेजर्स की बात करें तो उसमें क्या करते हैं हम, लाइफस्टाइल पे पॉजिटिव एजुकेशन देते हैं, और अपने डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को इंक्लूड करना, तो वो आप इन द फॉर्म ऑफ फ्लैक्स सीड्स यूज करवा सकते हो, नट्स के थ्रू यूज करवा सकते हो, ठीक है। फ्लैक्स सीड्स ले भी रहे हैं तो उसको रोस्ट करके पाउडर फॉर्म में लेना है, एज इट इज नहीं लेना है, ठीक है। फिर सॉल्ट के इनटेक को कम करना, ठीक है, और रॉक सॉल्ट या पिंक सॉल्ट का कंजप्शन करना, वो ज्यादा आइडियल ऑप्शन है। उसके अलावा रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना एज मच एज पॉसिबल, स्पेशली जो चीजें पाम ऑयल में बनी हुई हैं जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं और एडेड कलर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स है, उन चीजों को अवॉइड करना।